हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम हेरोडोमर मॉडल के बारे में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम एमसीक्यूज़ तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में हम मॉडल को भी समझते जाएंगे। तो ये आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए हेरोडोमर मॉडल क्या एक बेसिक टॉपिक है। यानी हर कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स, राजस्थान सेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और राजस्थान में सेट के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी भी आने वाली है। तो इन सभी एग्जाम के लिए हेरोडोमर मॉडल काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो इससे क्वेश्चन आता ही है। तो ये हमारा ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है और इसी तरह से एमसीक्यूज क्लासेस में आगे भी लेके आने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम सीधा अपना टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डोमर के आर्थिक विकास की मान्यताएं है। पहला क्वेश्चन क्या है? डोमर के मॉडल की मान्यताएं कौन कौन सी है? तो देखिए, डोमर के मॉडल में पूर्ण रोजगार की मान्यता भी होती है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, यानी सरकार के हस्तक्षेप को ये डोमर मॉडल नहीं मानता है। तो दूसरी मान्यता भी हमारी सही है। तीसरा क्या है? समायोजन में अंतराल का अभाव, यानी इसमें समय पश्चता नहीं होती, यानी जिस अवधि में निवेश होता है, जिस अवधि में निवेश होता है उत्पादन भी उसी अवधि में होता है। क्या है? निवेश और उत्पादन, इनके बीच क्या कोई भी अवधि का अंतराल नहीं होता, यानी इनके बीच समय अंतराल नहीं होता है। तो समायोजन में अंतराल का अभाव होता है, ये मान्यता भी हमारी सही है। तो ये तीनों मान्यताएं हमारी क्या है? डोमर के आर्थिक विकास है डोमर मॉडल में आती है। तो ये हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, उपयुक्त सभी। तो हमारा डी आंसर ऑप्शन सही है। अब हम क्या करते हैं? अब हम सिद्धांत की मान्यताओं को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा डी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी सही है। अब देखिए, डोमर मॉडल की मान्यताएं, तो ये मान्यताएं काफ़ी अच्छे से हम समझने वाले हैं और अगर मान्यताओं से संबंधित अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्लास पढ़ने के बाद आपके वो आंसर सही हो जाएगा, उसका आंसर हमारे सही हो जाएगा। तो देखिए, डोमर मॉडल की मान्यताएं कौन कौन सी है? पहला क्या है? आय का एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन होता है, यानी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूर्ण रोजगार। पहली मान्यता क्या है? पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। और दूसरी हमारी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। दूसरी मान्यता क्या है? सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, यानी इसमें सरकार की कोई भी रोक टोक नहीं होती, यानी सरकार यानी गवर्नमेंट नहीं होती है, सरकार नहीं होती है। ये हमारी दूसरी मान्यता है। तीसरी मान्यता क्या है? ये मॉडल बंद अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। ये मॉडल क्या है? बंद अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। यानी बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? कि देश में न तो कोई किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है और न ही बाहर के देश से किसी वस्तु का आयात किया जाता है, यानी आयात निर्यात पर रोक होती है। यानी ये मॉडल क्या है? बंद अर्थव्यवस्था में कार्य करता है। और चौथी मान्यता है निवेश तथा उत्पादन क्षमता निर्माण के बीच समायोजन होने में देर नहीं लगती, यानी जिस अवधि में निवेश होता है तथा उसी अवधि में उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है, यानी जैसे निवेश किया वैसे ही उत्पादन हो जाता है। यानी इसमें क्या है? निवेश में समय पश्चता नहीं होती, इसमें क्या समयांतराल नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट मान्यता, ये भी ध्यान रखना है, इसमें समय अंतराल नहीं होता या समय पश्चता इसमें नहीं होती। अगली मान्यता क्या हमारी? औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है, यानी APS बराबर क्या होती है? PS। देखिए, औसत बचत प्रवृत्ति किसके बराबर होती है? सीमांत बचत प्रवृत्ति के। अब देखिए, औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर कौन सी अवधि में होती है? अल्पकाल में देखिए, अल्पकाल में क्या है? अल्पकाल में ये दोनों बराबर नहीं होते। अल्पकाल में APS यानी औसत बचत प्रवृत्ति कम होती है सीमांत बचत प्रवृत्ति से, यानी अल्पकाल में सीमांत बचत प्रवृत्ति अधिक होती है।
जबकि दीर्घकाल में क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी अब देखिए, ये सिद्धांत की मान्यता है कि औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है। यानी ये मॉडल कौन सी अवधि का है, ये दीर्घकालीन मॉडल है। कौन सी अवधि का, दीर्घकालीन। यानी हेयरडोमर मॉडल कौन सा मॉडल है, दीर्घकाल का मॉडल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है हमें, ठीक है। अब देखिए, छठी हमारी मान्यता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। यानी एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है, इसमें चेंज नहीं होता है। अब देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर होती है और औसत बचत प्रवृत्ति इसके बराबर होती है। यानी ये दोनों क्या होती है, इस हिसाब से दोनों स्थिर होती है। अब देखिए, हमारी सातवीं मान्यता क्या है, सातवीं मान्यता है हमारी पूंजी गुणांक। यानी पूंजी स्टॉक का आय से अनुपात स्थिर मान लिया जाता है। यानी पूंजी स्टॉक का आय से अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पूंजी उत्पाद अनुपात। क्या है, पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। ये क्या होता है, स्थिर मान लिया जाता है इसको। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। अब देखिए, पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर होता है, इसका मतलब ये यहाँ पर वापस स्पष्ट होता है कि ये कौन सी अवधि का मॉडल है, दीर्घकाल का। ये कौन सी अवधि का मॉडल है, दीर्घकाल का। और पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर है, यानी इसमें स्थिर अनुपातों वाला नियम कार्य करता है। इसमें कौन सा नियम कार्य करता है, स्थिर अनुपातों वाला नियम कार्य करता है। और उत्पादन फलन कौन सा होता है, स्थिर अनुपातों वाला, यानी लियोन्टिफ उत्पादन फलन होता है। इसमें उत्पादन फलन कौन सा होता है, लियोन्टिफ। यानी हेयरडोमर मॉडल में कौन सा उत्पादन फलन होता है, लियोन्टिफ उत्पादन फलन, जो कि क्या होता है, स्थिर अनुपातों वाला उत्पादन फलन होता है। यानी उत्पादन के जो साधन है वो स्थिर अनुपातों में प्रयोग होते हैं। यानी इस प्रकार से हमारा ये वक्र बनता है। तो इसमें क्या है, स्थिर अनुपातों वाला, यानी उत्पादन के साधन, जैसे यहाँ पर श्रम है और यहाँ पर पूंजी, तो इनका स्थिर अनुपात में उपयोग किया जाता है। जो हमारी सम लागत रेखा ये है, समोत्पत्ति वक्र, ये इस प्रकार से होगा इसमें। ये समोत्पत्ति वक्र ये इस प्रकार से बनेगा इसमें। तो ये हमारा स्थिर अनुपातों वाला नियम है। अब देखिए, हमारी अगली मान्यता क्या है, आठवीं मान्यता है, पूंजी वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होता। यानी इसमें मूल्य ह्रास नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि हेयरडोमर मॉडल में मूल्य ह्रास नहीं होता है, मूल्य ह्रास नहीं होता है इसमें। अगली हमारी मान्यता है, बचत तथा निवेश उसी वर्ष की आय से संबंधित होते हैं। यानी बचत यानी सेविंग और निवेश इन्वेस्टमेंट, इसमें भी टाइम लेग नहीं होता। यानी जिस अवधि में बचत की जाती है वह बचत उसी अवधि में उसको वापस निवेश कर दिया जाता है, और उसी अवधि में निवेश के साथ उसी अवधि में उत्पादन भी प्राप्त हो जाता है। यानी जिस अवधि में बचत होती है, जैसे बचत की, उसी अवधि में क्या होगा, निवेश, और निवेश होते ही उसी अवधि में क्या होगा, आय का सृजन होगा और उत्पादन होगा। इसमें निवेश की क्या भूमिका होती है, निवेश की दोहरी भूमिका होती है। इस मॉडल में निवेश की दोहरी भूमिका होती है। एक तो ये आय का सृजन करता है, दूसरा ये उत्पादन का भी सृजन करता है। तो ये निवेश की दोहरी भूमिका होती है, और ये सभी किसमें, एक समय अवधि में होता है। यानी इसमें समय अंतराल नहीं होता है। 10वीं मान्यता है, कीमत स्तर स्थिर होता है। यानी कीमत स्तर इसमें स्थिर माना जाता है। अर्थात कीमत स्तर अगर स्थिर है तो यानी इसका मतलब क्या है, मौद्रिक आय और वास्तविक आय दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर होती है। कीमत स्तर क्या होती है, कीमत स्तर स्थिर, इसलिए मौद्रिक आय और वास्तविक आय एक दूसरे के बराबर होती है।
और एक चीज़ ये है कि जो बचत की जाती है उसको निवेश कर दिया जाता है, यानी बचत बराबर क्या होती है, निवेश। बचत और निवेश ये एक दूसरे की हमेशा बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये हमारी सिद्धांत की मान्यता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और हमने मान्यताओं के अतिरिक्त भी कुछ और समझा, जैसे ये मॉडल कौन सी अवधि का है, दीर्घकाल का। ये मॉडल दीर्घकाल का मॉडल है, यानी अल्प अवधि का नहीं है, दीर्घकाल का। और इसमें स्थिर अनुपातों वाला उत्पादन फलन होता है। इसमें उत्पादन फलन का रूप कौन सा होता है, स्थिर अनुपातों वाला, यानी उत्पादन के साधन स्थिर अनुपात में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उसको उसका अनुपात यानी साधन अनुपात को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये भी मान्यता है इसमें कि इसमें साधन अनुपात क्या होता है, स्थिर। यानी जैसे कैपिटल, ये पूंजी और ये श्रम, पूंजी श्रम अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। इसमें पूंजी श्रम अनुपात को स्थिर माना गया, इसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते। और यही इसी कारण से ये पूंजी श्रम अनुपात क्या होता है, इस मॉडल में स्थिर होता है। इसी कारण से इसमें चाकू यानी छुरीदार संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि संतुलन से एक बार हट जाते हैं तो उस संतुलन में हम वापस नहीं पहुंच सकते। और इसी का समाधान आगे सोलो ने ढूंढा, जिसने पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन को माना था। तो ये मान्यताएं थी इस मॉडल की। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन हेयर-डोमर मॉडल की मान्यता है। यानी इसमें हेयर-डोमर मॉडल की मान्यता ABCD में से कौन सी इसकी मान्यता नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी AMPS। बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है। AMPS APS से अधिक होती है। ये क्या हेयर-डोमर मॉडल की मान्यता थी, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि AMPS बराबर क्या होती है, APS। ये दोनों बराबर होती है, यानी AMPS ज़्यादा नहीं होती है बल्कि APS के बराबर होती है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें यही पता लगाना है कि हेयर-डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये मान्यता नहीं है। अब देखिए बाकी ऑप्शन में देखते हैं। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर होती है, यानी AMPS स्थिर होती है। ये हमारी मान्यता थी सिद्धांत की, बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। ये हमारी सिद्धांत की मान्यता थी। देखिए ये हमारी छठी मान्यता, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। ये हमारी छठी मान्यता है। और तीसरा ऑप्शन है पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होता। तो ये भी हमारी मान्यता थी कि मूल्य ह्रास नहीं होता है। तो ये भी हमारी मान्यता है, ये भी हमारी मान्यता है। और बचत और विनियोग यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट उसी वर्ष की आय से संबंधित होते हैं। यानी ये भी मैंने लास्ट में समझा है कि बचत और निवेश एक ही अवधि से संबंधित होते हैं और उसी अवधि में वापस आय का सृजन भी होता है। तो ये सभी एक ही अवधि से संबंधित है, यानी इसमें समय पश्चता नहीं होती। तो ये भी हमारी मान्यता सही है। तो BCD ये हमारे सिद्धांत की मान्यताएं हैं और ए हमारी मान्यता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए। देखिए हेयर-डोमर मॉडल की मान्यता के अनुसार बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति की बराबर होती है, अतः हमारा विकल्प ए गलत है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन के आंसर, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हेरोड की आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किसकी सहायता से कर सकते हैं हम। तो हमारी ए ऑप्शन में क्या है, निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर। तो इसी के आधार पर हम संतुलन समृद्धि दर यानी पूर्ण रोजगार वाली समृद्धि दर को प्राप्त कर सकते हैं। तो निवेश की दोहरी भूमिका कैसे होती है, तो देखिए निवेश एक तो क्या होता है, आय को बढ़ाता है, एक तो आय को बढ़ाता है, दूसरा क्या बढ़ाता है, ये उत्पादन क्षमता। यानी निवेश एक तो उत्पादन को बढ़ाता है और एक आय को बढ़ाता है।
तो इस प्रकार निवेश की दोहरी भूमिका होती है। इसके आधार पर हम संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि देखिए बचत एवं निवेश की समानता यानी सेविंग यानी बचत और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारे सिद्धांत की केवल मान्यता है। ये क्या है, ये सिद्धांत की केवल एक मान्यता है। इसकी सहायता से संतुलन समृद्धि दर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ये क्या है, केवल एक मान्यता है। और निवेश की मांग और पूर्ति की समानता, तो ये भी एक आवश्यक शर्त है। बाकी हमारा आर्थिक समृद्धि मॉडल में क्या संतुलन किसकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए हेरोड ने अपने मॉडल में पूंजी संचय को विकास की कुंजी कहकर संबोधित किया। यानी हेरोड का जो मॉडल है उसमें क्या पूंजी संचय, क्या है पूंजी संचय यानी सेविंग, ये आर्थिक विकास की कुंजी है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हेरोड के मॉडल में आर्थिक विकास की कुंजी क्या है, तो पूंजी संचय। अब देखिए ये जो पूंजी का संचय किया गया, इसको हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं। इसका क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। इसी को निवेश किया जाता है। अब इस निवेश की दोहरी भूमिका होती है। एक तो ये किसको बढ़ाता है, आय को, और एक ये उत्पादन क्षमता। ये एक तो आय को बढ़ाता है, दूसरा ये उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार निवेश की दोहरी भूमिका होती है। और इसकी सहायता से पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। और पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए आय में इतनी वृद्धि होना आवश्यक है कि ये जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई उसको खरीद सके। यानी जितनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई उसको खरीदने के लिए आय पर्याप्त होनी चाहिए, तो पूर्ण रोजगार बना रहेगा। तो इस प्रकार निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर हम पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। तो देखिए ऑप्शन ए है, हेरोड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। बी ऑप्शन है, डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। पूंजी उत्पाद अनुपात को हम कैपिटल आउटपुट रेशियो भी लिखते हैं इंग्लिश में। तो सी ऑप्शन है, हेरोड के मॉडल में तकनीक गुणांक उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में शामिल है। और डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी श्रम अनुपात के रूप में शामिल है। तो देखिए जो हमारा हेरोड का मॉडल है, हेरोड के मॉडल में पूंजी जो तकनीकी गुणांक है उसको पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में काम में लिया जाता है। ये हेरोड के मॉडल में तकनीकी गुणांक को पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में काम में लिया जाता है। जबकि डोमर का जो मॉडल है उसके मॉडल में तकनीकी गुणांक को पूंजी उत्पाद अनुपात के व्युत्क्रम के रूप में, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो का व्युत्क्रम या उल्टा। तो डोमर के मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे। हेरोड के मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात और डोमर के मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम या उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन क्या है, हेरोड के मॉडल में तकनीक गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में प्रयोग में शामिल है, यानी ये हमारा सही है। हमारा आंसर ए सही है। अब देखिए बी में क्या है, डोमर के मॉडल में तकनीक गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। अब देखिए डोमर के मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, पूंजी उत्पाद अनुपात नहीं आएगा, इसमें उत्पाद पूंजी अनुपात आएगा, ये उल्टा आएगा। और सी ऑप्शन है, हेरोड के मॉडल में तकनीकी गुणांक उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में शामिल है। तो ये हेरोड के मॉडल में उत्पाद पूंजी अनुपात नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पूंजी उत्पाद अनुपात होता है। तो यानी ये वाला भी गलत है। और डी क्या है, डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी श्रम अनुपात के रूप में शामिल है। तो तकनीकी गुणांक में पूंजी श्रम अनुपात आता ही नहीं है, पूंजी उत्पाद अनुपात या उत्पाद पूंजी अनुपात आता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि हेरोड का जो मॉडल है उसमें पूंजी उत्पाद अनुपात और डोमर का मॉडल है उसमें
उत्पाद पूंजी अनुपात या पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम, ये तकनीकी गुणांक के रूप में काम में लिए जाते हैं। देखिए, हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में तकनीक गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात, हेरोड में पूंजी उत्पाद अनुपात, और जबकि डोमर ने अपने मॉडल में उत्पाद पूंजी अनुपात का प्रयोग किया, यानी और डोमर के मॉडल में उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में तकनीक गुणांक को प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि डोमर द्वारा प्रयुक्त उत्पाद पूंजी अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम है। जो डोमर ने दिया उत्पाद पूंजी अनुपात, ये इसका पूंजी अनुपात का क्या है, व्युत्क्रम है। यानी जो ओ आउटपुट कैपिटल रेशियो, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी इसका उल्टा ही है। अब देखिए, हेरोड का मॉडल 3 मुख्य तत्वों जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति उत्पाद और पूंजी संचय पर आधारित है। ये इन 3 तत्वों पर हेरोड का आर्थिक मॉडल आधारित है। प्रोफेसर हेरोड तथा डोमर द्वारा अपना मॉडल अलग अलग समयों पर दिया गया, लेकिन दोनों के निष्कर्ष एक ही प्राप्त हुए, अतः संयुक्त रूप से दोनों को हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है। संयुक्त रूप से हेरोड डोमर मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों के निष्कर्ष सेम है। हेरोड डोमर मॉडल किस लिए जाना जाता है, निष्कर्ष दोनों के क्या है, समान है, दोनों के निष्कर्ष समान है, जबकि दोनों मॉडल अलग अलग समय पर आए हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेरोड डोमर विकास प्रारूप यह संकेत देता है कि विकास संबंधित है। तो देखिए, हेरोड डोमर मॉडल के अनुसार विकास किससे संबंधित है, तो देखिए इसमें ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से बचत से तथा कैपिटल आउटपुट रेशियो के विलोम से, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात के विलोम से। दूसरा है पूंजी उत्पाद अनुपात के से प्रत्यक्ष और तथा बचत से विलोम से। तो देखिए, हमारा जो विकास का सूत्र है वो क्या है, विकास का हमारा सूत्र है बचत अनुपात, और इसके बटे में आएगा पूंजी उत्पाद अनुपात। अब देखिए, हमारा जो विकास है ये किससे संबंधित है, बचत अनुपात, और इसके बटे में आएगा पूंजी उत्पाद अनुपात। तो देखिए, यहाँ पर बचत से क्या है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित, बचत से क्या है, बचत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से बचत से संबंधित है, तो ये हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है। दूसरा क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात, ये क्या है, विलोम में है, यानी इसके बटे में है, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात के विलोम से। तो देखिए, विकास किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से बचत से और पूंजी उत्पाद अनुपात के विलोम से। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ये हमारा सही आंसर होगा कि विकास किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से बचत से प्रत्यक्ष और पूंजी उत्पाद अनुपात के विलोम से। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, अब हमारा छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है हेरोड डोमर मॉडल निम्न में संतुलन पर आधारित है, यानी हेरोड डोमर मॉडल में किसमें संतुलन पर आधारित है, यह मॉडल किसमें संतुलन पर आधारित है। ए ऑप्शन है आय सृजन और उत्पादन क्षमता निर्माण, बी ऑप्शन है आय और उपभोग में संतुलन, और सी ऑप्शन है निवेश व बचत में संतुलन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये राजस्थान सेट 2013-14 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना 2013-14 में राजस्थान में सेट एग्जाम हुआ, और उसके बाद अब होगा 2023 में, यानी लगभग 10 साल बाद सेट एग्जाम होगा वापस। तो ये अभी होने वाला, तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, और राजस्थान में सेट एग्ज़ाम के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है।
अब देखिए, हेरोड का आर्थिक विकास मॉडल निम्न में संतुलन पर आधारित हो। इसका आंसर होगा निवेश तथा बचत में संतुलन। ये हमारी मान्यता में है कि निवेश और बचत ये एक दूसरे की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारी इस सिद्धांत की हेरोड-डोमर मॉडल की मान्यता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां प्रश्न है, हेरोड-डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां, अब देखिए अति उत्पादन यानी अति उत्पादन की स्थिति में क्या होता है, मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा होती है। अति उत्पादन की स्थिति में क्या होता है, मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा होती है। तो देखिए अति उत्पादन की स्थिति में क्या है, देखिए अति उत्पादन वह स्थिति है जहाँ, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहाँ अधिक की क्षमता निर्मित की गई वहाँ पर अति उत्पादन होगा। अब देखिए यहाँ पर अति उत्पादन कैसे होगा, देखिए इस स्थिति में क्या होता है, अति उत्पादन है ना, ये किस लिए होता है, जहाँ पर GA यानी वास्तविक वृद्धि दर ये कम होती है, GW यानी वारंटेड ग्रोथ रेट यानी आवश्यक वृद्धि दर, ये क्या है, वास्तविक वृद्धि दर, और ये है आवश्यक वृद्धि दर। तो देखिए जब वास्तविक वृद्धि दर आवश्यक वृद्धि दर से कम होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी ये वास्तविक वृद्धि दर है, ये क्या है, आय की वृद्धि दर, ये क्या है, आय की वृद्धि दर, और ये है उत्पादन की वृद्धि दर। अब देखिए आय की वृद्धि दर की तुलना में उत्पादन की वृद्धि दर क्या है, अधिक है। इसी वजह से क्या है कि अर्थव्यवस्था में जैसे आय की वृद्धि दर कम है, आय लोगों की कम बढ़ेगी, यानी लोग वस्तुओं की मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। इसी वजह से अर्थव्यवस्था में क्या होगी, अति उत्पादन की स्थिति होती है। क्योंकि आय कम बढ़ रही है तो लोग मांग भी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न होती है। और इस स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मंदी होती है। क्या होती है, मंदी व बेरोजगारी। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होती है, मंदी व बेरोजगारी होती है। और इसमें एक स्थिति और होती है कि इस स्थिति में क्या होती है, जो वास्तविक पूंजी है, वास्तविक पूंजी आवश्यक पूंजी से अधिक होती है। इस स्थिति में वास्तविक पूंजी आवश्यक पूंजी से अधिक होती है। देखिए अति उत्पादन की स्थिति में क्या है, मांग की तुलना में पूर्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए आय की वृद्धि दर क्या होती है, कम होती है। आय की वृद्धि दर कम होने से मांग भी क्या होगी, कम होगी, और उत्पादन की वृद्धि दर अधिक होती है, यानी पूर्ति ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। और इस स्थिति में क्या होती है कि अति उत्पादन है तो क्या है, मंदी की स्थिति होगी। अर्थव्यवस्था में क्या, मंदी व बेरोजगारी होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हेरोड-डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहाँ पर क्या है, अधिक की क्षमता निर्मित की गई हो, जहाँ पर अधिक की क्षमता यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अधिकता हो गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप है। अब देखिए हेरोड का जो मॉडल है उसमें उत्पादन फलन कौन सा है, तो देखिए हेरोड-डोमर मॉडल में क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात नहीं, पूंजी उत्पाद नहीं, पूंजी श्रम अनुपात क्या है, स्थिर माना गया। क्या है, स्थिर। पूंजी श्रम अनुपात क्या है, स्थिर, हेरोड-डोमर मॉडल में। तो इस वजह से ये क्या है, उत्पादन फलन का स्वरूप क्या है, स्थिर साधन अनुपात वाला। क्या है, स्थिर साधन अनुपात वाला, परिवर्तनशील साधन अनुपात वाला नहीं है, कोप डगलस वाला भी नहीं है। इसमें उत्पादन फलन कौन सा है, स्थिर साधन अनुपात यानी लियोनटिफ वाला उत्पादन फलन इसमें काम में लिया जाता है। हेरोड-डोमर मॉडल में कौन सा, स्थिर साधन अनुपात यानी लियोनटिफ उत्पादन फलन काम में लिया जाता है।
जहाँ पर पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन संभव नहीं है। इसी वजह से छुरीदार संतुलन यानी चाकूदार संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये पूंजी श्रम अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इस वजह से संतुलन से एक बार हटने के बाद वापस उस संतुलन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर यह परिवर्तनशील होता पूंजी श्रम अनुपात, तो उस संतुलन को वापस प्राप्त किया जा सकता है। यही न्यू क्लासिकल ने किया कि पूंजी श्रम अनुपात को परिवर्तित किया और संतुलन को वापस प्राप्त किया। अब देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, हेरल्ड मॉडल में बचत फलन का सही स्वरूप है। अब देखिए हेरल्ड मॉडल में बचत फलन का स्वरूप कौन सा है, ABCD ऑप्शन दिए गए। तो देखिए हेरल्ड मॉडल की मान्यता थी कि इसमें समय पश्चता नहीं होती है। हेरल्ड मॉडल में समय पश्चता नहीं होती, यानी इसमें टाइम लेग नहीं होती है। यानी अब देखिए ये जो B और D ऑप्शन है ये क्या है, ये समय पश्चता यानी टाइम लेग को दर्शाते हैं। यानी इसमें देखो ST यानी T समय अवधि में, यानी जैसे 2022 का निवेश दिया गया या 2022 की बचत दी गई है, वो किस पर निर्भर कर रही है, YT-1 यानी 2021 की आय पर। T-1 यानी 22 से 1 कम 21, यानी 2022 की बचत 2021 की आय पर निर्भर कर रही है। तो यह हेरल्ड मॉडल में नहीं होता, इसमें समय पश्चता नहीं होती। तो इसमें B और D ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए, दोनों में समय पश्चता है। अब बचा है A और C। अब देखिए हमारा A ऑप्शन ये क्या है, दीर्घकाल का, ये A ऑप्शन है, ये दीर्घकाल का उत्पादन फलन है। और C है अल्पकाल, ये अल्पकाल का है। और इसमें क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति APS व MPS, इसमें अल्पकाल में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। जबकि इस वाले दीर्घकाल वाले में क्या होता है, APS बराबर MPS होता है। तो देखिए हमारे हेरल्ड मॉडल की क्या मान्यता थी कि ये एक तो ये इसमें औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, यानी यह हेरल्ड मॉडल दीर्घकालीन मॉडल है। अतः इसमें A ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बचत फलन का स्वरूप क्या होगा, ST बराबर BYT, यानी इसमें देखो समय पश्चता भी नहीं है और इसमें क्या निश्चित संबंध है, इसमें बचत और आय में निश्चित संबंध है। तो ये 9वें क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए किन्स की तरह हेरल्ड अपने आर्थिक समृद्धि मॉडल में यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी समय में बचत इस अवधि में प्राप्त आय की एक निश्चित अनुपात है, यानी T समय में बचत क्या है, T समय में प्राप्त की गई आय का फलन है और निश्चित फलन है, निश्चित अनुपात, यानी इसमें ST बराबर BYT। तो ये हमारा निश्चित अनुपात वाला सूत्र है। अब देखिए 10वां प्रश्न है, चाकूदार समस्या किसके नाम से संबंधित है। तो ये हेरल्ड मॉडल के नाम से, HD मॉडल के नाम से संबंधित है। तो हमारा C ऑप्शन सही है।